Hello students, today we are going to learn the previous year questions from the chapter Forest and Wildlife Resources। बेटा आज हम यहाँ पे इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं कि पीछे गए सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर इसके अंदर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें छोटे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रीवियस में फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया या असर्शन और रीजन हो गया या फिर ट्रू फॉल्स हो गया या फिर एमसीक्यू हो गया, वो कुछ क्वेश्चन करवाए थे। उनके अलावा जो एमसीक्यू बचते हैं तो हम उन एमसीक्यू को कवर करेंगे और उसके अलावा 3 मार्क्स के क्वेश्चन और ऐसे टाइप जो क्वेश्चन आए हैं हम उन सबको कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके 2015 से लेके ऑनवर्ड 2022 तक आए हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए ये आपके छोटे क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है जो कि आपके एमसीक्यूज हैं। मेंशन एनी टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेटिंग आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। दो ऐसे फैक्टर आपको बताने हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को डिप्लेट कर दिया। तो ये तो बहुत सारे आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें सबसे मेन कौन सा लिखा गया, इसने एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। एक तो एग्रीकल्चर है और दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर के अलावा माइनिंग भी बोल सकते हैं। और कोई आपको याद आ रहा हो तो वो भी प्लीज रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आगे बड़े क्वेश्चन में उनका काम आने वाला है आपको। तो इसलिए यहाँ पे जो दो मेन क्वेश्चन बताए, जो मेन आंसर बताए आपने क्वेश्चन के, वो बताए गए, एक तो एग्रीकल्चर और एक आपने बताया माइनिंग। और इसमें एग्रीकल्चर की जगह आप शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर डायरेक्टली आपके अफेक्ट करती है फॉरेस्ट को, क्योंकि उसके लिए पेड़ों को काटा जाता है और फॉरेस्ट को डिप्लेट किया जाता है। तो ये था आपका पहले क्वेश्चन का आंसर जो था, मेंशन एनी टू फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर डिप्लेटिंग आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। का की फैक्टर रिस्पांसिबल जो जो है वह एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर और माइनिंग है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज झूम। मैंने आपको बताया था कि ये आपकी झूम है ना, जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही पार्ट है, क्योंकि इसका नाम जब जब आप अपने कंट्री के अनदर पार्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पे जो आपकी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसका नाम दूसरे नाम से लिया जाता है और उसको झूम बोला जाता है। देख लीजिए झूम क्या होता है। झूम इज ए टाइप ऑफ कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जिसका इस्तेमाल जहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न में और सेंट्रल इंडिया में। इट इज आल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी किया जाता है एंड ए टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है। ये बहुत जरूरी है लिखना बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपने मेन चीज कहाँ पे है, यहाँ पे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कि यहाँ पे पेड़ों को, सॉरी बम नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए बेटा। स्लैश एंड यहाँ पे आएगा, इसको लिखा जाता है स्लैश एंड बर्न आएगा बेटा। यहाँ पे किसी चीज का आपने स्लैश किया, बर्न किया और वहां पे एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया, उसकी फर्टिलिटी कम हुई और आप आगे चल के आपने आगे जाके स्लैश एंड बर्न किया। तो एक टाइप ऑफ कल्टीवेशन है इन विच स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, बर्न कल्टीवेशन बोला जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है बेटा, इसका नाम नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल इंडिया में है, जहाँ पे इसको झूम बोलते हैं। नहीं तो ये एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही होती है जो कि हमारी प्रैक्टिस की जाती है। हाउ डू ट्राइबल पीपल्स ऑफ इंडिया डिप्लेट द फॉरेस्ट। हमारे ट्राइबल पीपल्स जो है बेटा, उन्होंने कैसे किया, देखो। सब्सटेंशियल डार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स, डार्ट्स का मतलब है बहुत सारे टाइप हैं ट्राइबल बेल्ट्स के, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में, हैव बीन डिफोरेस्टेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ए टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। तो ऊपर वाले का ही पार्ट लगा लीजिए कि जो ये झूम एग्रीकल्चर है, ये हमारे जो ट्राइबल पीपल के लोग हैं, जब वो एग्रीकल्चर का चाहते हैं तो वहां पे वो झूम कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने हमारी जो धरती है उसको डिप्लेट किया है। तो एक रीजन आपको यहाँ है क्योंकि ट्राइबल पीपल्स का नाम ज्यादातर फॉरेस्ट को बचाने में आता है, उसको ना यहाँ पे डिप्लेट करने में नहीं आता, लेकिन फिर भी 1 मार्क्स में आपका आ जाता है। तो वहाँ पे लिखना है आपको कि ट्राइबल पीपल ने भी डिप्लेट किया फॉरेस्ट को, लेकिन वहाँ पे उन्होंने किसका इस्तेमाल किया है बेटा, आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके या टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न का इस्तेमाल करके वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया है। नेम द टाइगर रिजर्व, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है और जिसने माइनिंग एक्टिविटी को क्या किया बेटा, थ्रेटन किया है टाइगर रिजर्व को, वो कहाँ पे है बेटा, बक्सा टाइगर। ये हमने अपनी वीडियो में देखा था। यहाँ पे ध्यान रखना आपको, कौन सा है, बक्सा टाइगर है। बक्सा टाइगर कहाँ पे है, ये है वेस्ट बंगाल में है बेटा, ठीक लगा लेना।
यहाँ पे इसका इस्तेमाल किसमें, डोलोमाइट माइनिंग हो रही थी, डोलोमाइट माइनिंग हो रही थी। वेस्ट बंगाल में क्या हो रही है, बॉक्सिंग हो रही है। वेस्ट बंगाल में क्या हो रही है, बॉक्सिंग हो रही है, तो बक्सा याद रहेगा। वेस्ट बंगाल में क्या हो रही है, बॉक्सिंग हो रही है। व्हाट आर द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर्स इन विच फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट, ये बोला ग्रेटिंग डिग्रेडिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं इन द व्यू ऑफ फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट के अनुसार। जो ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट इन द व्यू ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट, ग्रेजिंग एंड वुड फ्यूल कलेक्शन ये बोलते हैं बेटा। एक तो जो ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग के देखो ग्रेजिंग डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती है, ग्रेजिंग से किसका इफेक्ट होता है, लैंड डिग्रेडेड होती है। और जब आपकी लैंड का डिग्रेडेशन होता है तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है बेटा, सोयल के ऊपर पड़ता है। और जिसके कारण हमारे जो वो फॉरेस्ट है हमारे, वो क्या हो जाते हैं, डिप्लेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे, इसी के कारण हमारा क्या होता है बेटा, सोयल हमारी क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। आगे देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि व्हाट आर द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर्स इन द व्यू ऑफ फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट। तो इनकी नजर में सबसे ज्यादा जो है वो क्या है बेटा, ग्रेजिंग और वुड फ्यूल का कलेक्शन है। व्हाट फैक्टर लेड टू डिक्लाइन द इंडियन की बायोडाइवर्सिटी को, बायो देखो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आई है, तो बायोडाइवर्सिटी में कौन सी वाली चीजें आएंगी, इसमें हम एक तो लेंगे किसको, लिविंग को लेंगे, और डाइवर्सिटी के नाम कब किसको लेंगे, वैरायटी को लेंगे। ध्यान रखना बेटा, बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ लिविंग की बात हो रही है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपका कभी कई बार दूसरा आता है, इकोसिस्टम आता है, जो इकोसिस्टम क्या होता है बेटा, ये बार बार आपको बताता हूँ, ये होता है आपका लिविंग प्लस में नॉन लिविंग आता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं। और जो ये वाला आता है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, वो क्या होती है, लिविंग और वैरायटी। देखो, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन कर दिया, जो उनका रहने का स्थान था, जहाँ उनका हैबिटेट था, जो वहाँ पे स्पेशल जो कंडीशंस उनको प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कंडीशन उनके लिए आवश्यक होती है, तो उसी को हमने डिस्ट्रक्ट कर दिया, हंटिंग कर दी, उसकी पोचिंग कर दिया और एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी था। एंड environmental pollution and poisoning the forest fires and बेटा ये सारे क्या है, फैक्टर हैं that have led to the decline in the Indian biodiversity। तो कभी भी अगर इंडियन डाइवर्सिटी की आपकी बात आएगी तो तीन तो आपके दिमाग में हमेशा रहने ही चाहिए, बाकी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। एक तो है हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, नंबर दो है हंटिंग, और हंटिंग के साथ ही आप याद रख लीजिए पोचिंग। हंटिंग पोचिंग के अलावा अगर आपको और कुछ बताना है तो वो आ जाती है बेटा फॉरेस्ट फायर्स, जो कि फिलहाल में भी अभी भी लगी हुई है बेटा, किसी जंगल में, किसी वेस्ट कंट्रीज में एक अभी भी न्यूज में चल रहा है कि किसी जंगल में बहुत तगड़ी आग लगी हुई है, जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी है जो पूरे वर्ल्ड की, वो क्या हो रही है बेटा, एक्सप्लोइट हो रही है। व्हाट आर द कोज ऑफ, वन मिनट बेटा, व्हाट आर द कोज ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के कोजेज कौन कौन से, सबसे पहले बात बताइए, अनइक्वल एक्सेस है, इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ द रिसोर्सेज है बेटा, डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड एनवायरमेंटल वेलबींग आर द कोजेज ऑफ द एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन बेटा। ये कारण है, देखो सीधी सी बात, ये सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, इसने बोला व्हाट आर द कोजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, इसके कोजेज क्या क्या, सबसे पहला आया बेटा क्या है, अनइक्वल एक्सेस है। अनइक्वल एक्सेस का मतलब जो ज्यादा अमीर है वो ज्यादा एक्सेस ले सकता है, और जो ज्यादा गरीब हो क्या ले सकता है बेटा, कम एक्सेस ले सकता है। इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, अब जो ग्रीडी लोग हैं, महात्मा गांधी की जो स्टेटमेंट आई थी, नीड के लिए है लेकिन ग्रीड के लिए नहीं है, तो अनइक्विटेबल कंजप्शन रिसोर्सेज का ज्यादा वही करते हैं जिनके पास, जो अमीर है, जिनके पास पैसा ज्यादा है, तो वो अनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। अगर इक्विटेबल हो जाए ना रिसोर्सेज, तो हमारे रिसोर्सेज इतने ज्यादा डिप्लेट नहीं होंगे, क्योंकि अमीर व्यक्ति क्या करते हैं, ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं हमारे किसका, एनवायरनमेंट का। एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग, और दूसरी बात, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफरेंशियल मानते हैं, हम सोचते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन हम ये बात नहीं मानते कि ये डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट को ठीक रखने की। तो ऐसा थोड़ी है कि वहां पे अब उड़ीसा में कोई प्रदूषण हो रहा है,
एनवायरमेंटल की कंडीशन, हवा की गंदगी ज्यादा हो गई है, तो हवा के अंदर जो, जैसे दिल्ली के अंदर है बेटा, दिवाली के टाइम पर या किसी दूसरे टाइम पर क्या हो जाता है, एयर की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो सब सोचते हैं दिल्ली की प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम थोड़े ना है। तो जैसे उसके लगते हैं हरियाणा है या यूपी है, अब वो होता क्यों है? अब वो हरियाणा के लोग जैसे अपने जो जो खेत होते हैं उसमें जो बचा कुचा उसको बर्न करते हैं, उसका भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो वो ये नहीं सोचते कि उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी भी है। वहाँ जो एयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, उसमें दिल्ली का पार्ट तो है ही, लेकिन साथ-साथ दूसरे जो उसके पड़ोसी राज्य लगते हैं, उनका पार्ट भी है। लेकिन इस बारे में वो नहीं सोचते। तो इसीलिए हमें डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल बैंकिंग की बजाय हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचना चाहिए कि एनवायरमेंट को मेरे को बचाना है। प्लीज़ आप किसी दूसरे के बारे में मत सोचिए। ये सिर्फ आपको बुक की लैंग्वेज में, बुक के लिए या क्वेश्चंस के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपकी लाइफ के लिए भी बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ में इसको अपनाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पे लगता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल को पोल्यूशन हो सकता है, अगर मैं ये काम करता हूँ तो प्लीज आप उस काम को मत कीजिए। उसके बदले आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और वो सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आप सेटिस्फेक्शन के लिए ही तो कार्य करते हैं। जैसे आपके 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्या आप जिंदगी भर इन मार्क्स के सारे जी लेंगे? नहीं, ये सिर्फ आपको एक सेटिस्फेक्शन देंगे। उसके बाद आप 11th क्लास में लग जाओगे, कितना ही अच्छे मार्क्स क्यों ना आ जाए, 100/100 आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए प्लीज इसको अपने लाइफ में भी अपनाइए। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं ना, तो बेटा आपको खुश नहीं होना है, बिल्कुल भी खुश नहीं होना है। इट्स जस्ट ए नॉर्मल थिंग, सबके आते हैं, क्या बात होगी। आपके बहुत ज्यादा खराब आते हैं ना, तब आपको दुखी नहीं होना है, इट्स जस्ट ए नॉर्मल थिंग। जिस व्यक्ति को जीत की खुशी नहीं होती और दुख हार का नहीं होता, वो व्यक्ति बहुत आगे जाता है, क्योंकि वो हर कंडीशन में नॉर्मल रहता है, वो प्रयास करता रहता है। अगर ज्यादा नंबर आएंगे तो वो खुश नहीं है, कम नंबर आएंगे तो वो दुखी नहीं है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में जा चुका है और वो इसी तरह से प्रयासरत रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके 10th क्लास में मार्क्स कम आ जाए और आप 11th क्लास में मेहनत नहीं करोगे, नहीं। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आप 11th क्लास में और ज्यादा मेहनत कीजिए, और 11th क्लास में अच्छे मार्क्स आते हैं फिर खुश मत होइए, और ज्यादा मेहनत कीजिए, फिर 12th में और ज्यादा मार्क्स लेके आइए। फिर उसके बाद किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। किसी भी मान लो एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम की तैयारी कीजिए। अगर आप में से कोई भी चाहता है कि हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, 10th के बाद मेरे लिए क्या क्या स्कोप है, उनसे रिगार्डिंग भी मैं आपके सामने कोई एक वीडियो लेके आ सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो। अगर किसी भी बच्चे ने, 2-4 बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं वो जरूर लेके आऊंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन सी नौकरी कहाँ पे मिलने वाली, कैसे मिलने वाली। प्लीज आप इसके बारे में बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंशन एनी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 सबको पता होगा। पहला इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया था? 1972 में आया था। जो कंजर्वेशनिस्ट थे या जो भी इन्वायरमेंट को बचाने वाले थे, उन्होंने जोर दिया था सरकार के ऊपर और बोला था कि हमें कोई की सरकार को कोई ना कोई एक्ट लेकर आना चाहिए, जिससे वाइल्ड लाइफ की क्या की जा सके, प्रोटेक्शन की जा सके। आगे देखिए, हाउ इज द बायोलॉजिकल लॉस एंड द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, these losses are have marginalized and impoverished many indigenous and other forest dependent communities। देखो क्या बता रहा है, हाउ इज बायोलॉजिकल लॉस द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। देखो क्वेश्चन को ना समझने की बात होती है, समझते ही ऑटोमेटिक जितने भी वर्ड्स है ना, ये सारे वर्ड्स, ये सारे कंसेप्ट हैं, वीडियो के थ्रू मैं आपके अंदर पहुंचा चुका हूँ। उसके बाद किसी क्वेश्चन को लर्न करने की जरूरत नहीं होती, उसको समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जो लिखा गया है ना वो सब आपको पता, आप लिख सकते हैं। तो आप इसको समझिए पहले। How is the biological loss, the loss of cultural diversity? These losses have marginalized and impoverished many indigenous and other forest-dependent communities who directly depend on various components of the forest, wildlife for food, drink, medicine, and cultural spirituality। सबसे पहले ना एक बार पीछे इस चीज को देखिए कि ये डायरेक्टली डिपेंड करती हैं किन के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर। किस चीज के लिए? सबसे पहले फूड आता है, उसके बाद क्या आता है, ड्रिंक, पीने का पानी आता है, या फिर मेडिसिन के लिए मेडिसिनल हर्ब्स आती हैं, या फिर कल्चर के लिए कल्चर उनका, या स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ ऐसे पेड़ भी हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है देयर आर सम ट्रीज
which are worshipped which are worshipped by these communities। ये कम्युनिटीज इनको क्या करती हैं, वर्शिप करती हैं। ये बात तो सब समझ में आ गई आपको, लेकिन ऊपर दीज लोसीज हैज मार्जिनलाइज्ड एंड इम्प्रूविस्ट मैनी इंडाइजीनियस एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज्ड कर दिया है और इम्प्रूविस्ट कर दिया। इसका मतलब होता है मार्जिनलाइज्ड इम्प्रूविस्ट का मतलब होता है पिछड़ा होना, पिछड़ा वर्ग जो होता है ना बेटा, उसको हम मार्जिनलाइज बताते हैं, जो किसी चीज से वंचित रह जाता है। वंचित का मतलब है कि वो चीज के एक्सेस उस तक नहीं पहुंच पाती, उसको हम मार्जिनलाइज बोलते हैं। तो उन सबको मार्जिनलाइज कर दिया है किसने, इन तरह के फॉरेस्ट जो यहाँ पे बायोलॉजिकल लॉस हो रहा है बेटा, उसके कारण उन्होंने क्या हो गया बेटा, वो वंचित हो गए, क्योंकि फूड वगैरह के लिए या सब चीजों के लिए उन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करते थे। तो ये क्वेश्चन जो थे, ये क्वेश्चन आपके थे बेटा एमसीक्यू। अब इससे आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन। थोड़े से 3 मार्क्स क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें आपको ज्यादा बड़े वैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें से आप खुद लिखोगे इतना लर्न करके तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही बना पाओगे। इसमें से जो कट करने का होगा वो अपने आप समझ जाओगे कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं लिखना चाहिए, तो उस हिसाब से आप अरेंज कर पाएंगे। देखिए, व्हाट इज द मेन रीजन और द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लोरा और फौना का जो यहाँ पे रीजन है बेटा, क्या है इनके डिप्लेशन का। तो स्टेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही बात है भाई, सीधी सी बात है। ऐसे फैक्टर्स बता दो जिससे मेरा जो फ्लोरा है और फौना है, उन दोनों के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है, उनका डिप्लेशन हो रहा है। देखो, वी ह्यूमन बींग्स हैव ट्रांसपोर्ट नेचर इनटू ए रिसोर्स। नेचर को हमने किस में बदल दिया है, रिसोर्स में बदल दिया है। ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट से हम करते हैं, सीधी सी बात, वाइल्ड लाइफ से। वुड होगी उनकी, बाक्स होगी, लीव्स होगी, रबर होगी, मेडिसिन होगी, डाइज होगी, फूड होगी, फ्यूल हो गया, फोडर हो गया, मैन, और भाई साहब इतनी ज्यादा चीजें, उसके बाद भी एक्सेट्रा लिखा हो। हमने जो ट्रांसफॉर्म कर दिया है किसको, वी ह्यूमन बींग्स हैव ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू ए रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फूड होगी, बाग्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, फोडर, मैन्योर। अब यहाँ तक क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि भाई एक बना दिया हमने रिसोर्स और ये चीज हम ऑब्टेन करते हैं। अब तक डिप्लेशन की कोई बात नहीं आई है। अगर इसको आप एक छोटी लाइन में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे वी ह्यूमन बीइंग हैव ट्रांसफॉर्med नेचर इनटू ए रिसोर्स एंड वी ऑब्टेन मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। बात खत्म। many different type of many different type of resources have get from the forest। बात इतना ज्यादा बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसके बाद so it is we ourselves who have, तो हम खुद ही है who depleted our forest and wildlife। इसने किसको डिप्लेट किया है, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। the greatest damage inflicted on the Indian forest that we due to expansion of the railways। अब स्टार्ट हो गए सारे फैक्टर आने बेटा, ध्यान से करना। expansion of railways, एग्रीकल्चर, क्या क्या है, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज एंड एग्रीकल्चर, कमर्शियल, कमर्शियल जो हो रहा है, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, माइनिंग की एक्टिविटीज हो रही हैं, एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हो रही है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में मैंने बताया था आपको, फॉरेस्ट को क्लियर करके और वहां पे एक तरह के ही पेड़ लगा देना, उसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बोलते हैं, वो भी साइंटिफिक कंडीशंस के लिए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पे जो मेन चीज आई है वो क्या क्या आई है जो आपने यहाँ पे पढ़ी है। सबसे पहले आपने पढ़ा यहाँ पे क्या आया है, रेलवेज। दूसरा क्या पढ़ा आपने यहाँ पे, एग्रीकल्चर। तीसरा क्या पढ़ा आपने, कमर्शियलाइजेशन। तीसरा क्या पढ़ा आप, चौथा क्या पढ़ा आपने, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। ये मेन रीजन आ रहे हैं बेटा। पांचवा क्या पढ़ा आपने, माइनिंग। ये मेन रीजन है हमारे फॉरेस्ट के डिप्लेशन के। एक बार और अपने ना जहन में बसा लीजिए इन क्वेश्चंस को, इतने अच्छे से याद कर दीजिए कि कोई भी आपको रात को भी पूछे तब भी याद रहे आपको कि एक्सपेंशन ऑफ रेलवे हुआ है सर, एग्रीकल्चर हुआ है सर,
कमर्शलाइजेशन हुआ है सर, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के कारण हुआ है सर, और माइनिंग एक्टिविटीज के कारण हुआ है। इन चीजों के बारे में बता दिया आपने। इनकी हेडिंग बना के भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें ना, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो हमारा है ना, कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये लाइन और ऐड कर सकते हो। इंडिपेंडेंस के बाद भी ये मानते हैं, इंडिपेंडेंस से पहले हम एग्रीकल्चर के ऊपर बिल्कुल बेस्ड थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत टाइम ऐसा रहा जहाँ 70% हमारी पॉपुलेशन थी जो क्या करती थी, एग्रीकल्चर करती थी। Between 1951 and 1980, according to the Forest Survey of India, 26,202 26,200 square kilometer of forest area was converted into agriculture land all over the India, and substantial part of the tribal belt, especially in the northeastern and central India, have been deforested by shifting cultivation। देखिए सीधी सी बात है, बस एक फैक्ट है, क्वेश्चन आपका यही खत्म हो गया, यहीं पे खत्म होगा क्वेश्चन आपका, यहाँ से स्टार्ट होके और क्वेश्चन कहाँ पे खत्म होगा। इसीलिए मैं थोड़ा लॉन्ग लेके आया हूँ बेटा क्वेश्चंस को, ताकि आप समझे कैसे लिखना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में आप लिखते हैं, वी ह्यूमन बींग्स हैव ट्रांसफर्ड नेचर इनटू रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट मैनी रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज का नाम भी लिख लीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो, है तो लिख दीजिए। इसके बाद लिखना है, सो वी आवर सेल्स हैव डिप्लेटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमने ही किया, और ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यू टू। अब ये बहुत जरूरी है, इसके ऊपर हेडिंग या डब्बे बना के लिखिए, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, माइनिंग एक्टिविटी एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। और एक लाइन और ऐड कर दीजिए कि इवन आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड ऑल ओवर इंडिया। बस बात खत्म, क्वेश्चन हो गया। 3 मार्क्स में इतना ऑप्टिमल, और 5 मार्क्स में आता है फिर तो आप ये जो बाकी चीजें इनको भी ऐड कर दीजिए, कि जो ट्राइबल बेल्ट्स वगैरह हैं, या जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में, सेंट्रल इंडिया में है, आई बीन डिफोरेस्टेड बाय द शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण ये क्या हुई बेटा, ये हमारी डिफोरेस्टेड हुई। इनको भी आप लिख सकते हैं, ये बिल्कुल इजी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो कैसे किया हमने क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या करना है हमको। देखिए सबसे पहले हमें स्टार्ट लिखने में जो करना होता है, वो करना होता है इंट्रोडक्शन। जैसे लेटर में होता है ना, वैसे ही क्वेश्चंस में भी होता है। फिर उसके बाद रीजन होता है, और तीसरा क्या होता है बेटा, फिर क्लोजिंग होती है। ये होता है लिखने का मतलब। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा हम क्यों डिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट, हम डिपेंडेंट क्यों है। उसके बाद लिखा रीजन क्या क्या है, यही एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है, ये सारे के सारे रीजन लिखे। और उसके बाद क्लोजिंग एक अच्छी स्टेटमेंट के साथ कि इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर भी 24,200 किलोमीटर तक हमने एक्सपेंस किया है। और ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, बिल्कुल एकदम प्यारा बच्चा सा तैयार हो जाएगा क्वेश्चन का। ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन 3 मार्क्स का तैयार हो जाएगा। ऐसे करना होता है बेटा क्वेश्चन को, तब आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। दैट्स वाई मैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनको आप शॉर्ट बनाएंगे, जिसमें आप लिखने का तरीका सीखेंगे कि भाई हम इनको लिख कैसे सकते हैं। बाकी सारी बातें मैं डिस्कस आपके साथ वीडियोस वगैरह में कर चुका हूँ ना इनके बारे में। अब देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन गुड प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या लिखा है, गुड प्रैक्टिस टुवर्ड कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब यहाँ पे सारी कैसी प्रैक्टिस लिखनी है, गुड प्रैक्टिस लिखनी है। देखिए Humans have realized the importance of forest and in wildlife for their existence. Therefore, various steps are being taken to conserve the forest and wildlife के द्वारा। अब यहाँ पे आ गई इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा कि हमें रियलाइज हो गया है कि हमारे जो फॉरेस्ट है ना वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये आपकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट है, ठीक है। अब पॉइंट्स में लिखते हैं तो वहां पे क्लोजिंग नहीं होती, फिर पॉइंट्स ही खुद ब खुद क्लोज कर देते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड वेरियस पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, लैंड, फ्रेश वाटर एंड एयर। अब यहाँ पे हम पूरे इकोसिस्टम को ही कर रहे हैं, फॉरेस्ट को भी और वाइल्ड लाइफ को भी, कि बहुत सारे अडॉप्टेड की हैं पॉलिसीज। किसको करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लैंड को, फ्रेश वायर को और एयर को, फ्रेश वाटर को और एयर को। नंबर 1 बात आ गई, ठीक है। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैज एनलिस्टेड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज दैट नीड टू बी स्पेशल अटेंशन चाहिए, हमने एक ये कदम भी उठाया है। नंबर 3, सेटिंग अप नेशनल पार्क
और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीसीज को उठाने के लिए वाइल्ड लाइफ पार्क। और ये बताएं अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980-1986 सेवरल इंसेक्ट्स हैव आल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज में हमने यहाँ तक और तो छोड़ो 1980 में और 90 अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है इसको लिख लीजिए 80 में हमने जो एंडेंजर्ड कौन थे जो एंडेंजर्ड इंसेक्ट्स थे ना उनको भी शामिल कर लिया हमने कौन से वाली में 1980 और 1986 में। ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम सब देखो ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए सच एज वन महोत्सव। वन महोत्सव का मतलब क्या होता है बेटा जिस दिन बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसको वन महोत्सव बोलते हैं। तो ये हमारा 4 पॉइंट है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट है कौन कौन से। सबसे पहले हमने देखो क्या किया सबसे पहले हमने क्या किया अडॉप्ट किया इसको पॉलिसीज को ठीक है। उसके बाद हम अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए। इसमें एक अच्छी बात मिली 1980 में और 1986 में किनको शामिल कर लिया गया इंसेक्ट्स को शामिल कर लिया गया। ये नंबर 1 बात ये नंबर 2 बात थी। नंबर 3 अडॉप्ट किया गया पॉलिसीज को सॉरी ये नहीं ऐसे नहीं नेशनल पार्क्स और किसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया गया। और 4th पे क्या था बेटा स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए कम्युनिटी के लिए जैसे वो क्या थे वन महोत्सव। तो क्वेश्चन खत्म हो गया बस इतना सब। क्या आपको समझ में आया कि यहाँ पे शॉर्ट नोट ऑन लिखना था बेटा किसके ऊपर लिखना था भाई हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाने की कोशिश की है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अवेयरनेस कम्युनिटी अवेयरनेस चलाया तो ह्यूमंस भी इंक्लूड हो गए और नेशनल पार्क और सेंचुरीज में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में तो हमारी गवर्नमेंट थी जिसने ये प्रैक्टिस हमारी की थी। तो ये हमारे कुछ स्पीसीज थे जिनको हमने बचाने के लिए कुछ यहाँ पे कदम उठाए हैं बेटा। तो इसलिए हमारे 4 जो रीजन हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं हमने अडॉप्ट किया पॉलिसीज को इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया सेटिंग अप नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की 1980 और 1986 में इसको स्पेशल इंसेक्ट को भी शामिल कर लिया गया और अवेयरनेस कम्युनिटी के लिए प्रोग्राम चला गया जिसका एक एग्जांपल था वन महोत्सव। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैव बिकम एसेंशियल एक्सप्लेन। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलेगा व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एक्सप्लेन एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय द कम्युनिटीज टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ एंड प्रोसेस। किसके बारे में बताना बेटा 2 स्टेप टेकन बाय द कम्युनिटीज। ऊपर कंजर्वेशन ऑफ रैपिड डिक्लाइन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल हो गया। नंबर 3 व्हाई इज कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नेसेसरी इन व्हाट वे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चेंज इन द रिसेंट ईयर कैसे हुए हैं assess the need the conservation of forest and wildlife in India। सबका क्वेश्चन का आंसर एक ही है देखिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिए नहीं आएगा यहाँ पे because loss of cultural diversity the loss of forest and wildlife is not just a biological issue नहीं है but it is also correlated with the cultural diversity से भी related है। ये तो हमने पढ़ लिया था भाई अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो उसके साथ साथ हम किसका लॉस कर देंगे कल्चरल डाइवर्सिटी का लॉस कर देंगे। एक दूसरे के साथ क्या है एक दूसरे के साथ इंटरनल रिलेशनशिप है दोनों की। देयर आर मेनी फॉरेस्ट ये तो बार और पढ़ चुके हैं वही बोरिंग बात मेनी फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज विच डायरेक्टली डिपेंड ऑन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर फूड ड्रिंक मेडिसिन। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया ना वही बात आ रही है ना ये बात तो हो चुकी है हमारे बीच में। मैनी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी लाइक अब देखो आगे ना आते मुरिया गोंड्स धुरवाज एंड भतरास हैव लॉस्ट देयर हैबिटेट लॉस हो गया उनका बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट जहां पे वो रहते थे ना जो कंडीशंस उनके लिए थी उनका हैबिटेट लॉस हो गया। दूसरा बी पॉइंट है यहाँ से बी पॉइंट है यहाँ पे निशान लगा देता हूँ बी पॉइंट complex web of living organism we human along with all living organisms को हमें कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं लिविंग सिस्टम। ये भी हमने पढ़ चुका है पहले तो सिस्टम की डेफिनेशन में पढ़ लिया ना बेटा ये कॉम्प्लेक्स वेब का निर्माण करते हैं लिविंग प्लस नॉन लिविंग के साथ इन विच वी आर ओनली पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम फॉर ओन एग्जिस्टेंस। ये भी हमने पढ़ लिया। फॉर एग्जांपल द प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ देयर वी ब्रीथ एंड द वाटर वी ड्रिंक एंड द सोइल प्रोड्यूस आवर फूड विदाउट व्हिच वी कैन नॉट सर्वाइव। सीधी सी बात ये भी बात है बिल्कुल सही बात। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बिटवीन अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्विस 26,200 किलोमीटर। ये तो रिपीट हो रही है ना सारी बातें ये सारी बातें रिपीट होने के बाद आ रही है तो ये बात तो आपको पता होनी
चाहिए बेटा। तो इसीलिए हमारी जो फॉरेस्ट को बचाने की चीज है वो क्या है, नेसेसरी है। अब देखिए इसमें बात देखिए क्या क्या आया है। देखो सबसे पहले तो क्या है, इंट्रोडक्शन आया। क्या आया है, इंट्रोडक्शन आया। नंबर 2 हमें बचाना क्यों चाहिए। नंबर 2 हमने एग्जांपल लिया किसका, कम्युनिटी का। नंबर 3 हमने एग्जांपल किसका लिया, इकोसिस्टम। हम किसका निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का, और जिसका हम क्या है, सिर्फ एक पार्ट है। इसकी बात आई। नंबर 4 हमने क्या लिखा, नंबर 4 में हमने लिखा कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसके कारण, एग्रीकल्चर के कारण, सारी हैबिटेट जा रही है। नंबर 4 वो लिखा और आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो गया, तैयार हो गया। एक तो हमें करना था। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है बेटा, सबसे पहले ट्राइबल्स के बारे में, ट्राइबल के बाद बारे में हमने इकोसिस्टम को कैसे बनाया, और उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एयर की क्वालिटी को ब्रीथ करते उसको, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे आता है बेटा, हाउ इज आवर पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। भाई जो आवर पॉपुलेशन है वो कैसे है, हमारी जो डिप्लेशन हो रही है उसका मेन रीजन कैसे है, ये बताना है हमें बेटा, उसके बारे में लिखना है। देखो cause of environmental destruction are unequal access, inequitable consumption of resources। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, inequitable consumption of resources and differential sharing of responsibility। पढ़ा था ना एमसीक्यू में। हमारी क्या है बेटा, एक तो रिसोर्सेज के ऊपर जो कंजप्शन है हमारा वो क्या है, इक्वल नहीं है, इनइक्विटेबल है। और दूसरा डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, जिसके कारण इन्वायरमेंटल वेलबींग में, और पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन ऑफ्टन सिटेड एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है बेटा। देखो ओवर पॉपुलेशन इन third world countries often cited as the cause of environment. However, an average American consume 40 times more resources than a average Somalian। एक सोमालियन जितना एवरेज को रिसोर्स को करता है उससे ज्यादा 40 टाइम्स ज्यादा अमेरिकन करता है। यही तो क्या है हमारा, यही तो है अनइक्वल अनएक्सेस, जिसको अब एग्जाम्पल के साथ समझाया है बेटा। किसके साथ समझाया है, एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। उसने क्या बोला कि जो एक अमेरिकन है ना, एक अमेरिकन जितना यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है वो 40 टाइम्स है। वो कितना है, 40 टाइम्स है जो कोई सोमालिया में रहता है उसे। यही तो क्या है, अनइक्वल एक्सेस, किसके कारण, रिच और पुअर के कारण। यही तो एक एक्सेस है हमारा। सिमिलरली द रिचेस्ट 5%, ये मैंने आपको बताया था, याद करना वीडियो में बताया था, रिचेस्ट 5% ऑफ द इंडियन सोसाइटी प्रोबेबली कॉज द मोर इकोलॉजिकल डैमेज बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम। द पुरेस्ट 25%, 25% ज्यादा करता है कोई भी एक अमीर व्यक्ति। द फॉर्मर शेयर मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, और हाफ ऑफ द इंडियन नेचुरल फॉरेस्ट आर गोन। हाफ, देखिए कितना ज्यादा अंतर है। 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स ड्रेन्ड आउट। वेटलैंड जो होती है वो सूख गई। 70% ऑफ द सरफेस वाटर बॉडीज पोल्यूटेड हो गया हमारा। 40% ऑफ द मैंग्रोव्स का जो वाइट आउट हो चुके हैं बेटा। एंड विद कंटिन्यूड हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड कमर्शियल वैल्यूएबल प्लांट्स अब भी हमारे जा रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल है बेटा ओवर पॉपुलेशन का। ये मेन रीजन है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन आएगी तो जो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन में अनइक्वल एक्सेस है वो मेन रीजन रहेगा, इनइक्विटेबल कंजप्शन है वो मेन रीजन रहेगा। इनइक्विटेबल कंजप्शन की जब बात करो तो अमेरिका और सोमालियन का एग्जांपल दे दीजिए, और ज्यादा पॉपुलेशन की बात करो तो लिखिए इंडिया इज ए पॉपुलेटेड कंट्री इन विच द रिच कंज्यूम 25% rather than the poor consume 5%। The former share responsibility of the environmentalist drained out, 70% of the surface water body polluted, 40% of the mangroves wiped out, with continued hunting के कारण जा रहा है बेटा, ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के कारण जा रहा है, और हमारी कमर्शियल वैल्यूएबल प्लांट्स के कारण जा रहा है। तो ये थे कुछ आपके क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस ईयर से उठाए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो भी आपकी प्रीवियस ईयर से होगी, वो आपका पार्ट 2 होगी। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे फिर अपना चैप्टर नंबर 4 इसके असर्शन रीजन वगैरह करने के बाद। होप करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको लगता है कि क्लास में ये चेंज होना चाहिए, यहाँ पे मेरे को परेशानी हुई है, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। वेरी वेलकम, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।